हेलो नमस्कार गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करेंगे मस्त मजे में हो। मैं भी बिल्कुल मस्त मजे में। तो आप कंटिन्यू क्लासेस देख रहे हो, उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं हमारे गंतव्य तक। हमारा गंतव्य है कि 10वीं क्लास बोर्ड का सारा रिवीजन एक बार करवा दिया जाए। उसके बाद हम डेस्क वर्क सोल्व करवाने का प्रयास करेंगे। कल हमने 12वां पार्ट 11वां पार्ट पढ़ा था। कौन सा? विद्युत। आज है विद्युत के या विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। आज 12वां पार्ट कौन सा है? विद्युत धारा के विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो आज हम देखेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। चुंबक के बारे में आप सभी जानते हो वैसे तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव देखेंगे। कल हमने विद्युत देखा था। विद्युत क्या था कि आवेश प्रवाह की दर को क्या कहा जाता था? विद्युत धारा कहा गया था। उसी कड़ी में हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर चर्चा कर रहे हैं। दिक् सूचक एक छोटा चुंबक होता है जो उत्तर दक्षिण दिशा दर्शाता है। पहली लाइन क्या है? दिक् सूचक। दिक् सूचक एक छोटा यंत्र होता है जो उत्तर दक्षिण दिशा दिखाता है। दिक् सूचक क्या है? एक छोटा यंत्र होता है या छोटा चुंबक होता है जो सदा उत्तर तथा दक्षिणी दिशा की ओर संकेत करता है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। दिक् सूचक का जो सिरा उत्तर की ओर संकेत करता है उसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिण की ओर संकेत करने वाले को दक्षिणी ध्रुव बोला जाता है। उत्तर की ओर संकेत करता है तो उत्तरी ध्रुव क्या बोला जाएगा? उत्तरी ध्रुव। दक्षिण की ओर संकेत करने वाले को दक्षिणी दक्षिणी ध्रुव कहा जाएगा। इसके आगे बात कर लेते हैं। उसके आगे बात करेंगे ध्रुव। तो चुंबक के सजातीय ध्रुवों में परस्पर प्रतीक। अब आपने देखा होगा कि चुंबक के दो सिरे होते हैं। समझ में आ रहा है? मान लो एन और एस दो ध्रुव होते हैं। इन्हें नॉर्थ पोल बोला जाएगा, नॉर्थ पोल, और इसे साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो बात कर लेते हैं कि उत्तर की ध्रुव ये होगा और दक्षिणी ध्रुव ये होगा। अब सजातीय ध्रुव। सजातीय यानी अगर एक और चुंबक लिया जाएगा तो नॉर्थ पोल यानी एक समान को, तो सजातीय में क्या होता है? प्रतिकर्षण होगा। सजातीय ध्रुवों में क्या होगा? प्रतिकर्षण। और सजातीय नहीं, विजातीय ध्रुवों में क्या होगा? आकर्षण। दो अलग अलग ध्रुवों में आकर्षण होता है जबकि एक समान ध्रुवों में क्या? प्रतिकर्षण होता है। समझ में आ रहा है? उसके आगे बात कर लेते हैं हम। उसके बाद में बात कर लेते हैं चुंबकीय बल। चुंबकीय बल। चुंबकीय बल क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक मैग्नेटिक फोर्स, सॉरी सॉरी, चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स। चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स। किसी चुंबक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र होता है और जिसमें एक चुंबक के बल का संसूचन किया जाता है। एक चुंबक के चारों ओर क्या चुंबकीय क्षेत्र होता है और चुंबकीय क्षेत्र में एक बल का अनुभव करते हैं, उसे क्या कहते हैं? चुंबकीय बल। चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में एक बल का अनुभव करते हैं, एक बल का अनुभव करते हैं, अनुभव करते हैं, उसे क्या कहते हैं? एक बल का अनुभव करते हैं उसे चुंबकीय बल कहते हैं। अब उसके बाद आता है चुंबकीय बल के बाद चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो आगे वाला क्या है? चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय बल एवं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? देखो देखें। किसी क्षण चुंबक यानी चुंबक प्राचीन काल में एशिया यानी चुंबक का विकास कब हुआ? मैग्नेट का। प्राचीन काल में एशिया माइनर के मैग्नीशिया में या मैग्नीशिया नामक स्थान पर एक गहरे भूरे रंग का पत्थर पाया गया जिसका नाम उसी स्थान पर के आधार पर मैग्नेटाइट रख दिया गया था। अब चुंबक में मैग्नेट नाम का एक पत्थर मिला था और उस मैग्नेट जगह मिला तो उसे मैग्नेटाइट बोल दिया गया था। क्या बोल दिया गया था? मैग्नेटाइट, उसी स्थान के नाम पर। राइट। तो मैग्नेटाइट बोल दिया गया था। मैग्नेटाइट लोहे का एक ऑक्साइड होता है। मैग्नेटाइट क्या है? एक लोहे का ऑक्साइड होता है, Fe3O4।
लोहे का अयस्क होता है। मैग्नेटाइट धातु में लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण होता है। मैग्नेटाइट धातु के नाम से यह नाम आधुनिक शब्द मैग्नेट था। मैग्नेटाइट का आधुनिक नाम क्या था? मैग्नेट था, जिसका हिंदी में रूपांतरण करें तो चुंबक। उपरोक्त धातु प्रकृति में पाई जाती है, तो मैग्नेटाइट पत्थर को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। मैग्नेटाइट पत्थर को क्या कहते हैं? प्राकृतिक चुंबक। फिर चुंबक कितने प्रकार की थी? पहली थी प्राकृतिक चुंबक। प्राकृतिक चुंबक। प्राकृतिक चुंबक जो मैग्नेटिक प्राप्त हुआ या मैग्नेटाइट पत्थर प्राप्त हुआ था, उसे प्राकृतिक चुंबक कहा गया था। फिर ये कोई प्रभावशाली चुंबक नहीं था, और प्रभावशाली चुंबक चुंबक बनाने के लिए फिर कृत्रिम रूप से या इन्हें प्रयोगशाला में कार्य में प्रयुक्त नहीं किया जाने की वजह से आजकल प्रयोगशाला में अन्य कार्यों हेतु धातुओं के शक्तिशाली चुंबक प्रयुक्त किए गए, जिन्हें क्या कहते हैं? कृत्रिम चुंबक। क्या कहते हैं? कृत्रिम चुंबक। उसके आगे बात कर लेते हैं, इसे कृत्रिम चुंबक कहते हैं, जो आजकल काम में लिया जाता है। इनका आकार निश्चित होता है, इनका कोई आकार नहीं होता है, इनकी बनावट भी निश्चित होती है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं आगे। आगे बात कर लेते हैं, यदि किसी चुंबक को उसके गुरुत्व केंद्र पर धागे से बांध कर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएं तो वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। अगर मान लो किसी चुंबक को धागे से बांध कर लटकाएं तो वो हमेशा उत्तर दक्षिण ध्रुव की तरफ ही ठहरेगी। इसी गुण के आधार पर चुंबकीय कंपास सुई का आविष्कार हुआ, जो गुरुत्व केंद्र पर किलकित एक अत्यंत छोटी चुंबक है। यदि चुंबकीय सुई को किसी चुंबक के निकट लाया जाए तो चुंबक उसके झुकाव को परिवर्तित कर देती है। 14वीं शताब्दी में किसी वैज्ञानिक ने 14वीं शताब्दी में पीटर प्रेग्जिन नामक वैज्ञानिक एवं 16वीं शताब्दी में डॉक्टर गिलबर्ट ने चुंबक का गुणों का अध्ययन किया था। 16वीं शताब्दी में थैलस ने भौतिकी के वैद्युत शाखा की खोज की थी। सन 1820 में विज्ञान की दोनों शाखाएं विद्युत एवं चुंबकत्व का विकास हुआ था। सन 1820 में डेनमार्क के में भौतिकी के प्राध्यापक हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड ने भौतिक व चुंबकत्व के बीच संबंध स्थापित की खोज की। चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। क्या कहा? धारावाही चालक तार क्या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कर सकता है, जिससे विद्युत व चुंबकत्व के परस्पर संबंध में भौतिकी की नई शाखा विद्युत चुंबकत्व, भौतिकी की नई शाखा क्या विद्युत चुंबकत्व को जन्म दिया। इसके पश्चात अनेक वैज्ञानिकों ने इनका विकास किया और योगदान भी दिया। इसके बाद आए थे माइकल फेराडे। कौन आए थे? माइकल माइकल फेराडे। उन्होंने इस पर खूब चर्चा की थी। इस कार्य में योगदान के लिए माइकल फेराडे तथा जेम्स क्लार्क मैक्सवेल के नाम से विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अब है चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा। अब हम चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, क्या किस प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र होता है या उत्पन्न होता है किस प्रकार से। तो देखना आप ज्यादा रोल है मैक्सवेल और फेराडे का, ज्यादा हम देखेंगे भौतिकी में इसी का है। चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा अब क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा। चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा क्या अवधारणा है? देखना देखें। वह क्षेत्र जिसमें एक छोटी चुंबकीय सुई किसी एक बिंदु पर सदैव एक निश्चित दिशा में आकर ठहरती है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। वह क्षेत्र जहां पर एक कोई छोटी चुंबकीय सुई एक निश्चित दिशा में आकर ठहरती है उसे क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबकीय क्षेत्र एक वेक्टर क्षेत्र होता है, अर्थात इसके प्रत्येक बिंदु पर एक वेक्टर राशि संबद्ध होती है। इस राशि को बी वेक्टर से प्रदर्शित किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र को किससे व्यक्त किया जाता है? बी वेक्टर से व्यक्त किया जाता है। फिर प्रत्येक बिंदु पर उसकी दिशा बदलती है, वहां चुंबकीय सुई की दिशा स्थिति बदलने पर किसी अन्य दिशा में स्थिर हो जाती है। अब है चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं, जब हम किसी दंड चुंबक के पास किसी बिंदु पर एक दिक् सूचक यंत्र रखते हैं तो हम देखते हैं कि सुई सदैव एक निश्चित दिशा में आकर ठहरती है। सुई के ठहरने की दिशा चुंबक के पास स्थित बिंदु के परिवर्तन से बदलती है। अतः स्पष्ट है कि दंड चुंबक के पास चुंबकीय सुई एक बल आघूर्ण का एक बल आघूर्ण कार्य करता है और जो सुई को घुमाने की एक निश्चित दिशा देता है। अब देखना किस प्रकार
चुंबकीय बल रेखाएं होती है। कोई दंड चुंबक है, कोई दंड चुंबक है, इसका ये नॉर्थ पोल है और ये है साउथ पोल है। समझ में आ रहा है? तो ये नॉर्थ से साउथ की ओर होती है क्या, चुंबकीय बल रेखाएं, बंद वक्र के रूप में होती है। देखना देखें, कुछ इस प्रकार की होती है और इनकी दिशा होती है नॉर्थ से साउथ। इनका तीर में नॉर्थ और तीर की तरफ साउथ, इस प्रकार दिशा होती है। इसमें भी देखना आप, कुछ इस प्रकार की वो चुंबकीय बल रेखाएं होती है। आगे देखो, चुंबकीय सुई को इसी क्षेत्र में रखने पर इसका एक निश्चित दिशा में ठहर जाना चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। एक निश्चित दिशा में ठहर जाना क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र। किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सदैव, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, सदिश राशि है, सदिश राशि है, याद रखना, बीच में से सवाल आ सकता है। उसके आगे, चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उस बिंदु पर लटकी हुई छोटी चुंबकीय सुई की दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर खींची गई रेखा के अनुदिश होती है। अब इसके बाद चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं, जो धन चुंबक के उत्तरी ध्रुव से आरंभ होकर दक्षिण ध्रुव पर समाप्त होती है, इस वक्रीय मार्ग को क्या कहते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं। इनको क्या कहते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं। ये बनानी आनी चाहिए आपको, पूछी जा सकती है किसी कंपास में चुंबकीय बल रेखाएं किस प्रकार होगी। तो आप देखेंगे, एक तो ये है, एक दूसरा है कि गोल चुंबक में किस प्रकार होती है। तो गोल चुंबक में आप देखना, गोल चुंबक में किस प्रकार होती है, आप देखना, ये इस प्रकार होगी। समझ में आ रहा है, चुंबकीय बल रेखाएं। अब है चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। अब आगे क्या पढ़ेंगे, चुंबकीय चुंबकीय बल रेखाओं के, बल रेखाओं के गुण कौन कौन से होते हैं। पहला, चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र की तरह होती है, अर्थात ये सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाती है, यानी बंद वक्र बनाती है। दूसरा होता है, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। यदि दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटती होती तो कटाव बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती थी। इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित होती है, इसलिए यह असंभव है। अतः चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। यह प्रश्न पूछा हुआ है और इम्पोर्टेंट भी है। अब तीसरा, चुंबकीय ध्रुव के पास जहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है और चुंबकीय रेखाएं पास पास होती है, ध्रुव से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता घटती जाती है। जब बल रेखाएं दूर दूर होती है तो स्पष्ट है कि जिस स्थान पर बल रेखाएं की संख्या जितनी अधिक होगी, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता उतनी ही अधिक होगी। आगे देखो, एकांक अनुप्रस्थ एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेदन से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिणाम है। अब चौथा पॉइंट है, यदि किसी सीमित स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के बल रेखाएं परस्पर समांतर या समदूरस्थ होती है तो उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। किसी सीमित स्थान में पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र एक समान माना जा सकता है। किसी उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं परस्पर समांतर या समदूरस्थ होगी। अब है, किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, किसी किसी धारावाही धारावाही के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, किसी धारावाही के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो देखो आगे, ये थ्योरेटिकल है कि जिस प्रकार एक चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है, ठीक उसी प्रकार एक धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। चूंकि विद्युत धारा आवेश की गति के कारण उत्पन्न हो जाती है, तो यह कहा जा सकता है कि गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या कहा जा सकता है, कि गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। फिर आगे वाली हेडिंग है, सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र, सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण। तो देखो आप किस प्रकार है,
सीधे चालक से, सीधे चालक से किस प्रकार होती है देखना। सीधे चालक से किस प्रकार है। सीधे धारावाही चालक से, सीधे धारावाही चालक से, सीधे धारावाही चालक से, सीधे धारावाही चालक से के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र या धारावाही प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र, यानी सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित, सीधे धारावाही चालक से प्रवाहित होने वाली धारा के कारण से प्रवाहित, से प्रवाहित, प्रवाहित धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है देखना। सीधे धारावाही चालक के जब धारा प्रवाहित की जाती है तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्न दो तथ्यों पर आधारित है। पहला, धारावाही चालक से उस बिंदु की दूरी जिस पर चुंबकीय क्षेत्र निकाला जा सकता है। सीधे धारावाही चालक से वो दूरी जिस पर चुंबकीय क्षेत्र निकाला जाता है तो वह चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होता है 1 दूरी के, यानी व्युत्क्रमानुपाती होगा दूरी के, जो कि r द्वारा दी जाती है। फिर क्या होगा, इसे समीकरण 1 देंगे। उसी में दूसरा देखेंगे, धारावाही चालक में प्रवाहित धारा चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होता है धारा के परिणाम के। इसके चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होता है धारा के परिणाम के, धारा के परिणाम के। किसके समानुपाती होता है, चुंबकीय क्षेत्र बी किसके समानुपाती होगा। पहले में बी समानुपाती होता 1/r के, फिर देखेंगे बी समानुपाती होगा 1 धारा के, सॉरी डायरेक्ट धारा के परिणाम के समानुपाती होगा। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से बी बराबर या बी समानुपाती है किसके, I/r के। किसके समानुपाती है, I/r के। अब ये देख लेना किस प्रकार है। कोई धारावाही चालक तार देख लेना। कोई धारावाही चालक तार किस प्रकार है वो देख लेना आप। इससे कोई तार गुजर रहा है, फिर कोई प्रतिरोध है, फिर एमीटर है, धारा का मापन एमीटर में, और धारा की उपस्थिति गैल्वेनोमीटर। यहाँ पर होगा बैटरी जुड़ी हुई होगी, क्या होगी, बैटरी, बैटरी जुड़ी हुई होगी। यहाँ पर होगा प्लस, यहाँ होगा माइनस, फिर किसी कुंजी के द्वारा जुड़ा होगा। इसके द्वारा जुड़ा होगा कुंजी के। आगे देखना दक्षिणी हस्त नियम क्या कहता है, फ्लेमिंग का दक्षिणी हस्त नियम। दो नियम है इंपॉर्टेंट है, अभी आया दक्षिणी हस्त नियम। क्या बोलता है दक्षिणी हस्त नियम, देख लेना। दक्षिणी हस्त अंगुष्ठ नियम, दक्षिणी हस्त अंगुष्ठ, अंगुष्ठ नियम, दक्षिणी हस्त अंगुष्ठ नियम। तो देखना देख लेना अंगुष्ठ नियम किस प्रकार कार्य करता है। दक्षिणी हस्त अंगुष्ठ नियम किस प्रकार कार्य करता है देख लेना। कुछ इस प्रकार रहेगा, कुछ इस प्रकार रहेगा।
अब इसमें क्या होता है, मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ। इस नियम के अनुसार यदि आप अपने दाहिने हाथ के अंगूठे, आप ध्यानपूर्वक देखना, अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को इस प्रकार, अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को किसी धारावाही चालक तार पर इस प्रकार रखें या इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को तो संकेत करता है, तो अंगुलियां क्या करेगी, चालक तार में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं या क्षेत्र बल रेखाओं को निरूपित करेगी। अगर आपको ये दक्षिणी हस्त नियम है तो इसमें आपने अपने हाथ को इस प्रकार किसी धारावाही चालक तार को पकड़ना है कि अंगूठा आपकी क्या करे, विद्युत धारा की दिशा को निरूपित करे। तो मुड़ी हुई अंगुलियां किसको करेगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को। तो ये मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को निरूपित करती है। तो आपने देखा होगा इसी प्रकार। अब है विद्युत धारावाही वर्ताकार पाश के कारण चुंबकीय क्षेत्र, क्या है, विद्युत धारावाही पाश के कारण, विद्युत धारावाही धारावाही पाश के कारण चुंबकीय क्षेत्र, पाश के कारण। तो देखना किस प्रकार है, किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उससे दूर के व्युत्क्रम पर, उससे दूरी के व्युत्क्रम पर निर्भर करती है। इसी प्रकार किसी विद्युत धारावाही पाश के प्रत्येक बिंदु पर उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाली सकेंद्रीय वृत्तों का साइज तार से दूर जाने पर लगातार बढ़ता जाता है। जैसा ही वर्ताकार पाश के केंद्र पर पहुंचते हैं, इन्हें वृहत वृत्तों के चाप सरल रेखाओं जैसे प्रतीत होने लगते हैं। विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पाश के केंद्र पर सरल रेखा की भांति प्रतीत होती है। तो ये था पाश के कारण। इसका चित्र देख लेना, पाश के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार होता है। पाश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र या क्षेत्र रेखाएं जो भी है किस प्रकार होगी। कुछ इस प्रकार होगी, समझ में आ रहा है, कुछ इस प्रकार होगी। ये था एन और ये क्या था, एस। तो प्रेरण रेखाएं किस प्रकार होगी, कुछ इसी प्रकार होगी, वर्ताकार पाश के कारण। अब है परिनलिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब क्या है, परिनलिका में प्रवाहित, परिनलिका क्या होती है, किसी तार को कुंडली के रूप में लपेटना और उसमें देखना है कि विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार उत्पन्न होता है परिनलिका में। अब क्या देखेंगे, परिनलिका में चुंबकीय क्षेत्र, परिनलिका में देखना है आपको। परिनलिका क्या होती है, पहले तो परिनलिका बनाओ। परिनलिका कुछ इस प्रकार की होती है। विद्युत परिपथ से ऐड करो, परिपथ में ये हुई बैटरी, ये क्या है बैटरी, फिर कुंजी से जोड़ना है, फिर ये क्या हुई कुंजी। फिर आगे देखना है आपको कि किस प्रकार से रेखाएं उत्पन्न होती है। ये कौन सा है, एस, और ये कौन सा सिरा है, एन। हमें से ध्यान रखना है, चुंबकीय बल रेखाएं किस तरफ जाती है, चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगी। क्या करेगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ, आपको पता है नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगी। तो इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र या उत्पन्न होता है। ये भी देख लेना, इसमें भी नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगी। फिर देख लेना, फिर देख लेना, समझ में आ रहा है। तो कुछ इस प्रकार बनेगा। अब इसके चारों ओर परिनलिका में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इसका एक सिरा उत्तरी ध्रुव तथा दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर सरल रेखाओं की भांति होती है, अतः परिनलिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। परिनलिका में क्या,
सभी स्थानों पर चुंबकीय क्षेत्र समान होगा। फिर उसके बाद आगे देखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र में किस विद्युत धारावाही चालक पर बल लगता है। चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर बल, अब देखेंगे किसी धारावाही चालक पर जो भी बल लगेगा या कार्यरत होगा। आगे देखना देखें, थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा है, आप ज्यादातर थ्योरी पर ध्यान दें और ये आपको ही पढ़ना होगा। कंटिन्यू। अब इसमें फ्रांसीसी वैज्ञानिक आंद्रे मेरी एम्पियर ने 1675 से 1836 इनका जन्म और मृत्यु है, ने ये विचार प्रस्तुत किया कि चुंबक को किसी विद्युत धारावाही चालक में या चालक पर परिणाम में समान परंतु दिशा में विपरीत बल आरोपित करना चाहिए। अब इसमें धारावाही चालक पर लगने वाले बल निम्न कारकों पर निर्भर करता है। किस प्रकार निर्भर करता है देखना। पहला क्या है, धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल धारा के परिणाम के समानुपाती होगा। लगने वाला बल क्या बल है, वो धारा के परिणाम के समानुपाती होगा। धारा के परिणाम के समानुपाती, धारा के परिणाम के समानुपाती होगा। तो बल क्या है, एफ, वो समानुपाती किसके होगा, धारा के। तो इसे समीकरण एक नाम देंगे। आगे देखना, दूसरा क्या है, धारावाही चालक पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करता है। दूसरा क्या है, बल है वो समानुपाती किसके, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर भी निर्भर करता है। तो देखो देखे बल समानुपाती किसके होगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को किससे लिखा जाता है, बी से लिखा जाएगा। तो इसे क्या कहेंगे, समीकरण नंबर 2। उसमें आगे हैं, धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल चालक की लंबाई के समानुपाती होगा। बल है वो समानुपाती किसके होगा, चालक की लंबाई के, चालक की लंबाई के। तो देखना बल है वो समानुपाती होगा चालक की लंबाई, जिसे एल द्वारा लिया जाता है। इसे समीकरण नंबर 3 देंगे। इन तीनों पर निर्भर करेगा। अब हम देखेंगे चौथा, धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल चालक की लंबाई तथा उसके चुंबकीय क्षेत्र के बीच की ज्या के, लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र के बीच की ज्या पर भी समानुपाती होता है। तो देखना बल समानुपाती होगा, बल किसके, साइन थीटा के। बल एफ है वो समानुपाती किसके होगा, उसकी ज्या, ज्या क्या होती है, साइन थीटा। इसे समीकरण 4 नाम देंगे। क्या देंगे, समीकरण 4। अब है समीकरण 1 2 व 3 4 से, समीकरण 1 2 3 और 4 से क्या होता है, इसका परिणाम निकालेंगे तो एफ समानुपाती होगा, एफ समानुपाती होगा आई बी एल साइन थीटा के। इसके समानुपाती होगा, आई बी एल साइन थीटा के। तो कुछ इस प्रकार का संबंध होगा इसमें। फिर आगे ध्यान रखना है, इसका समानुपाती नियतांक हटाते हैं तो भी कैपिटल एफ आएगा, कैपिटल एफ इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। अब इसमें अगर साइन 90 डिग्री की बात कर ली जाए, अगर थीटा का मान क्या है, थीटा अगर 90 हो तो क्या होगा, एफ इज इक्वल टू आई बी एल, एफ इज इक्वल टू आई बी और एल। उसके बाद कुछ विशेष तत्व है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, टेस्ला। आगे देखना, जो एमकेएस पद्धति में होता है, सीजीएस पद्धति में चुंबकीय मात्रक क्या होता है, गॉस। सीजीएस पद्धति में क्या होता है, गॉस। और 1 टेस्ला बराबर 10 की घात 4 गॉस होता है। समझ में आ रहा है, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 की घात 4 गॉस। अब इसके बाद फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम, अब दक्षिणी हस्त अंगुष्ठ नियम पढ़ा था, अब क्या पढ़ेंगे, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। तो देखना आप किस प्रकार फ्लेमिंग, पहला दक्षिणी हस्त याद रखना है, अब फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। तो यह नियम आपको बहुत ही ज्यादा पुराने पेपरों में देखने को मिलेगा, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम देखना किस प्रकार है। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम
चालक पर आरोपित बल की दिशा विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संबंध है। इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ तर्जनी मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाए कि यह तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी तो मध्यमा प्रवाहित धारा की दिशा को और अंगूठा उसमें यानी बल को संकेत करेगा। मध्यमा प्रवाहित तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा मध्यमा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को संकेत करती है, तो अंगूठा चालक की गति की दिशा को अंगूठा क्या करेगा, गति की दिशा में आरोपित बल को निर्देशित करेगा। अब देखना किस प्रकार है, देखना देखें, समझ में आ रहा है। ये एक दूसरे के क्या मानना है, लंबवत मानना है, 3D में है। अब आप इस नियम से समझो, आपको अपने हाथ को हाथ के नियम को इसी के अकॉर्डिंग समझना है। अब आपको इसको इस प्रकार फैलाना है कि तीनों एक दूसरे के क्या हो, लंबवत। ये मध्यमा है वो तर्जनी के लंबवत है, और तर्जनी और अंगूठा लंबवत है। तो अब इसमें बोला जाए कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निर्देशित करे और मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को निर्देशित करेगी, तो अंगूठा क्या करेगा, तो अंगूठा क्या करेगा, ऐसे है ये नियम। अंगूठा किसको निरूपित करेगा, अंगूठा उसकी गति की दिशा में जो भी आरोपित बल होगा उसको निर्देशित करेगा। समझ में आया। अगर अपने बाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों तर्जनी मध्यमा और अंगूठा एक दूसरे के लंबवत हो, लंबवत दिखाई दे रहे होंगे, फिर क्या, अब अगर किसी धारावाही चालक तार में मध्य तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे और मध्यमा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को व्यक्त करे, तो अंगूठा क्या करेगा, उसकी गति की दिशा में लगने वाले बल को निरूपित करेगा। तो देखना किस प्रकार है, ये तो बल को निरूपित करेगा, अंगूठा है, और ये विद्युत धारा की दिशा को क्या, विद्युत धारा, और ये ऊपर तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करेगी। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा लेना। उसके बाद आगे वाला सिद्धांत आता है विद्युत मोटर। अब विद्युत मोटर का सिद्धांत, विद्युत मोटर में क्या होता है, हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, डायरेक्ट बोले तो। इंपॉर्टेंट है, विद्युत मोटर या विद्युत जनरेटर का सिद्धांत भी पूछा जा सकता है। विद्युत मोटर क्या होता है, विद्युत मोटर देखना देखें। विद्युत मोटर एक ऐसी घूर्णन युक्ति है जिसमें विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। इसका प्रयोग विद्युत पंखों, वॉशिंग मशीनों, पंखों आदि में किया, कंप्यूटर में भी किया जा सकता है। अब सिद्धांत है, पहला क्या आता है, सिद्धांत, सिद्धांत सुनना है, थ्योरेटिकल पार्ट है ज्यादातर। सिद्धांत, जब किसी धारावाही आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर बल आघूर्ण कार्य करता है, उस पर क्या करता है, बल आघूर्ण कार्य करता है, जिसके कारण वह घूर्णन करती है। जब किसी धारावाही आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर बल आघूर्ण कार्य करता है और वह बल आघूर्ण के कारण घूर्णन करती है। यह तो सिद्धांत था। दूसरा क्या नाम आता है, दूसरा आता है विद्युत मोटर की क्रियाविधि एवं संरचना। विद्युत मोटर की, मोटर की क्रियाविधि, क्रियाविधि एवं संरचना। मोटर की क्रियाविधि एवं संरचना देखना देखें क्या है। विद्युत मोटर एक ऐसी घूर्णन युक्ति है जिसमें विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। इसका प्रयोग विद्युत पंखों में, वॉशिंग मशीनों में आदि में किया जाता है। विद्युत मोटर एक विद्युत रोधी तार का आयताकार कुंडली एबीसीडी है। अब मैं विद्युत मोटर का चित्र बना रहा हूँ, आपको देखना है किस प्रकार, फिर आपको पढ़ना है स्टेटमेंट क्या क्या होता है। आपको क्या करना है, बिल्कुल आसान है चित्र बनाना, किस प्रकार है। ये होता है नॉर्थ पोल, क्या होगा, ये नॉर्थ, और ये दूसरा कौन सा होगा, ये साउथ पोल होगा, एन और एस। फिर फिर ये क्या है, एक आयताकार शक्ति है, या आयताकार क्या है, ये आयताकार कोई कुंडली है, यानी आयताकार स्लैब है, आयताकार स्लैब है, कुछ इस प्रकार आपको देखे गए हैं। फिर यहाँ पर क्या है, एक कुछ घूर्णन करने के लिए इस प्रकार दे रखा है,
यानी ये कुछ रोड है धातु की, इस पर यहाँ पर ब्रश लगे हुए हैं, क्या है, ब्रश। फिर इसको किसी परिपथ से जोड़ा गया, किस परिपथ से जोड़ा गया, देखो देखें, बैटरी, फिर कुंजी आदि से जोड़ा गया। अब आपको देखना है, मैं पढ़ रहा हूँ। विद्युत मोटर में एक विद्युत विरोधी तार की एक आयताकार कुंडली लेनी है। ये क्या है, आयताकार कुंडली है, जिसे एबीसीडी नाम दिया गया है, क्या, एबीसीडी कुंडली लेनी है। चुंबकीय ध्रुवों के बीच इस प्रकार रख देनी है कि एबी और सीडी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत रहे। कुंडली के दोनों सिरे विभक्त वलय के दोनों अर्धभागों पी क्यू में संयोजित होते हैं। इनकी भीतरी सतह विद्युत रोधी होती है। इस दूरी से जोड़ा गया, ये क्या है, दूरी है, इसे दूरी से जोड़ा गया। फिर क्या होता है, बैटरी में चलकर चालक ब्रश एक्स से होते हुए विद्युत धारा एबीसीडी में प्रवेशित करती है और चालक ब्रश वाई से होते हुए दूसरे टर्मिनल में वापस आ जाते हैं। अब एबी व सीडी विद्युत धारा विपरीत दिशा में होती है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के अनुसार एबी पर आरोपित बल अधोमुखी धकेलता है तथा सीडी पर आरोपित बल ऊपरी मुखी धकेलता है। इसी प्रकार इसी अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र कुंडली तथा धुरी वामावर्त घूर्णन करती है और कुंडली में विद्युत धारा उत्क्रमित होकर डीसीबीए के अनुदिश प्रवाहित होती है। विद्युत मोटर में विभक्त बल्य द्वारा दिक् सूचक परिवर्तन या दिक् परिवर्तन का कार्य किया जाता है। दिक् परिवर्तन वह युक्ति है जो विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित करती है। विद्युत धारा के उल्टने पर दोनों भुजाएं एबी व सीडी आरोपित बलों की दिशाओं में भी उलट जाती है। आगे देखना, प्रत्येक आधे घूर्णन के पश्चात विद्युत धारा के उल्टने का क्रम दोहराता रहता है। इसके कारण कुंडली तथा धुरी का निरंतर घूर्णन होता रहता है। अब यह व्यावसायिक मोटरों के लिए बातें प्रयोग में लाई जाती है। पहला, स्थायी चुंबक के स्थान पर विद्युत चुंबक का प्रयोग करना। दूसरा, विद्युत धारा धारावाही कुंडली में फेरों की अत्यधिक संख्या। तीसरे, कुंडली का नरम लोहा के रॉड पर लिपटा जाना। अब विद्युत मोटर की शक्ति की विद्युत यानी विद्युत मोटर की शक्ति में वृद्धि के लिए नरम लोहे के रॉड पर कुंडली को लपेटा जाता है। नरम रॉड वे कुंडली दोनों को मिलाकर आर्मेचर कहते हैं। नरम लोहे के रॉड वे कुंडली दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, आर्मेचर, आर्मेचर। अब है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब क्या था, विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, जो देखना है किस प्रकार है। ज्यादा समझने वाली बात नहीं है, दैनिक जीवन में काम में आने वाली चीजें हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण, प्रेरण देखना देखें। सर्वप्रथम 1831 में माइकल फैराडे ने खोज की थी विद्युत चुंबकीय प्रेरण की। किसी गतिशील चुंबक का उपयोग विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किया गया था, जिसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। यानी विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किया गया था, किसी गतिशील चुंबक का उपयोग विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किया गया था, जिसे चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। जब किसी चुंबक का कुंडली के बीच सापेक्षिक गति होती है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। यदि कुंडली एक बंद परिपथ में हो तो प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिसे प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इस कंप्लीट घटना को क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब आप आगे देखेंगे, चित्र आपने देख लिया होगा, किताब में देख लेना। अब है फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। मैंने बोला था ना, फ्लेमिंग के दो नियम है, एक तो बाएं हाथ का नियम, एक दाएं हाथ का नियम। अब आप विद्युत चुंबकीय प्रेरण में दाएं हाथ का नियम देखोगे किस प्रकार है। यदि हम दाहिने हाथ के अंगूठे अंगूठे तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाना है, इस प्रकार फैलाएं कि ये एक दूसरे के लंबवत हो, तो दाहिने हाथ की तर्जनी मध्यमा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएंगे ये लंबवत हो। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी और मध्यमा है, और मध्यमा है यानी सॉरी, यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे तथा अंगूठा गति की दिशा की ओर संकेत करे तो मध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को संकेतित करेगी, तो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को संकेत करेगी। देखना देखे किस प्रकार है, इस प्रकार है। ये गति की दिशा को
ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र को, और ये किसको करेगी, प्रेरित, प्रेरित विद्युत वाहक बल को, प्रेरित विद्युत वाहक बल को। उसके आगे हम बात कर लेते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के क्रियाकलाप में फ्लेमिंग के नियम को याद करने का तरीका है कि अंगूठा, अंगूठा, चलो ये रहने दो आपके, अच्छी बात नहीं। अब आगे वाला देखो, विद्युत जनित्र, यानी ये आपको कंफ्यूज करने वाली बात थी इसलिए नहीं बताई थी, ये कोई ट्रिक दे रखी है जो कि आपको याद नहीं होने वाली है। अब है विद्युत जनित्र का सिद्धांत, क्या है, विद्युत जनित्र, जिसे हम मारवाड़ी में क्या कहते हैं, जनरेटर, विद्युत जनित्र। देखना देखें पहला सिद्धांत, विद्युत जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना पर आधारित है। विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को घूर्णी गति प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। इसके द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इसके द्वारा क्या होती है, वही घूर्णी, वही एबीसीडी, एक आयताकार शक्ति। मैं डायरेक्ट पढ़ रहा हूँ, आपको देखना है। विद्युत जनित्र में एबीसीडी एक आयताकार कुंडली जिसे स्थायी चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच रखा जाता है। कुंडली में दोनों सिरे R1 तथा R2 संयोजित किए गए, दोनों सिरे R1 तथा R2 संयोजित किए गए दोनों स्थिर चालक पुरुषों V1 तथा V2 पृथक पृथक रूप से क्रमशः वलय R1 तथा R2 पर दबाकर रखा जाता है। दोनों वलय R1 तथा R2 से धुरी से जुड़े होते हैं। दोनों पुरुषों के बाहरी बाहरी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा दर्शाने के लिए गैल्वेनोमीटर से संयोजित किया जाता है। अब है क्रियाविधि, जब दो वॉल्यूम से जुड़ी धुरी को इस प्रकार घुमाया जाता है कि कुंडली की भुजा AB ऊपर की ओर तथा CD नीचे की ओर, तो चुंबकीय क्षेत्र में गति करती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं काटती है। तो माना एबीसीडी को दक्षिणावर्त घुमाया जाता है तो फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से भुजाएं AB व CD दिशाओं के अनुदिश प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है तथा कुंडली में एबीसीडी दिशा में प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होगी। अब डायरेक्ट देखो, ऐसी धारा प्रवाहित होती है जो समान समय अंतराल में या समान समय अंतराल के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तित होती है। इसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा ऐसी होती है, विद्युत उत्पन्न करने वाली युक्ति प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या ऐसी जनित्र भी कहलाते हैं। विद्युत उत्पन्न करने वाले जनित्र क्या कहलाते हैं, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। अब इसके आगे कि इस प्रकार इस व्यवस्था में एक दिशा में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इसी प्रकार के जनित्र को दिष्ट धारा जनित्र भी कहते हैं। दिष्ट धारा या प्रत्यावर्ती धारा में अंतर, दिष्ट धारा सदैव एक ही दिशा में होती है। प्रत्यावर्ती धारा अलग अलग दिशा में हो सकती है या दोनों दिशाओं में हो सकती है। दिष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा एक महत्वपूर्ण लाभ यह है, प्रत्यावर्ती धारा विद्युत शक्ति को सुदूर स्थानों तक या सुदूर स्थानों पर बिना अधिक ऊर्जा से प्रेषित किया जा सकता है। अब है प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा विद्युत जनित्र द्वारा उत्पन्न की जा सकती है। दिष्ट धारा सेल, बैटरी तथा दिष्ट धारा जनित्र द्वारा उत्पन्न की जा सकती है। अब है घरेलू परिपथ। अब इसके आगे कौन सी हेडिंग है, घरेलू परिपथ। और उसके बाद हम कुछ बौद्धिक क्वेश्चन पर ध्यान देंगे और उसके बाद हमारा चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। घरेलू, देखना घरेलू परिपथ, घरेलू परिपथ, ये भी एक थ्योरेटिकल पार्ट है, एक चित्र है वो भी बनाकर दिखा दूंगा आपको। देखना किस प्रकार का चित्र है। कुछ इसी प्रकार का है, यहाँ लिखा है उदासीन तार, क्या है, उदासीन तार। फिर क्या है, विद्युत में तार, विद्युत में तार लाल होता है, उदासीन तार ब्लैक कलर का होता है। विद्युत में तार, फिर उसके आगे देखेंगे भू संपर्क तार, भू संपर्क तार,
उसके आगे देखेंगे, ये क्या होती है? विद्युत तापी। विद्युत तापी। फिर इसके आगे ये क्या होते हैं? ये विद्युत तापी। और ये विद्युत प्रदायी बोर्ड का फ्यूज, ये क्या है? फ्यूज। उसके आगे हम बात कर लेते हैं किसकी? हम बात करेंगे, हम बात कर लेते हैं इसकी। तो आगे देखना आप, कुछ इस प्रकार के क्रोड होते हैं। क्या होते हैं? इसी प्रकार के क्रोड होते हैं। समझ में आ रहा होगा। कुछ इस प्रकार के हैं। अब आगे देखना है आपको, ये भूमिगत तार से किस प्रकार संयोजित रहते हैं, वो भी आपको देखना है। ये इस प्रकार का कुछ होता है। और भी है आगे कुछ, आगे देखना आप। यहाँ पर 220 वोल्ट, 220 वोल्टेज निकलेगी। यहाँ पर फ्यूज बॉक्स होगा कुछ। क्या होगा? फ्यूज बॉक्स। इसमें फ्यूज लगे होंगे। समझ में आ रहा है? कुछ इस प्रकार का बॉक्स होगा। तो ये है परिपथ। अब इसकी थ्योरी देख लेंगे। थ्योरी क्या देखेंगे? विद्युत शक्ति को धरती पर लगे विद्युत खंभों के द्वारा अपने भूमिगत केबलों से हमारे घरों तक पहुंचाया जाता है। इसके एक तार विद्युत में तार होता है जो लाल रंग का होता है, दूसरा तार उदासीन होता है जिसे ऋणात्मक तार कहा जाता है। दोनों के बीच 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। घर में लगे मोटर बोर्ड में तार मुख्य फ्यूज से होता हुआ विद्युत मीटर में प्रवेश करते हैं तथा मुख्य स्विच से होते हुए लाइन के तारों में अलग अलग परिपथों में विद्युत आपूर्ति करते हैं। इसके अतिरिक्त भू संपर्कित तार जो प्राय हरे रंग का होता है, इसे घर में निकट भूमि के भीतर बहुत गहराई पर स्थित धातुओं की प्लेट से संयोजित कर दिया जाता है। इस प्रकार यह तार का उपयोग विशेष रूप से इस्त्री, टोस्टर, मेज का पंखा, रेफ्रिजरेटर आदि में आवरण में किया जाता है। ये इस प्रकार का था। अब याद रखने योग्य कुछ पॉइंट है। हमें अपने घरों में प्रत्यावर्ती धारा या विद्युत धारा शक्ति 220 वोल्ट का प्राप्त करते हैं। आपूर्ति का एक तार लाल तथा दूसरा लाल तार को विद्युत में तार कहते हैं। दूसरे तार या जो काला होता है उसे उदासीन तार कहा जाता है। इन दोनों के बीच 220 वोल्ट विभवांतर होता है। तीसरा तार होता है वो भू संपर्क तार होता है जिसका जो हरे रंग का होता है। अब है विद्युत में तथा उदासीन तार सीधे संपर्क में आते हैं तो अति भारण हो सकता है। दोनों सीधे संपर्क में आए तो उसे क्या कहते हैं? अति भारण। भू संपर्क एक सुरक्षा उपयोग है। ये निश्चित करता है कि शादित्र में धात्विक आवरण में यदि विद्युत धारा का कोई भी क्षरण होता है तो उस शादित्र का उपयोग करते समय व्यक्ति को झटका नहीं लगे। विद्युत फ्यूज सभी घरेलू परिपथों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अतिभारण के कारण होने वाली हानि से बचाता है। फ्यूज में होने वाले तापन फ्यूज को पिघला देते हैं जिसे विद्युत परिपथ है वो टूट जाता है। अब आगे वाले आप महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि बौद्धिक क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊंगा और आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताऊंगा। चलो, वैसे तो मैं बीच बीच में बताता रहता हूँ, और देख लेना एक बार। किसी उपकरण द्वारा परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित की जाती है। गैल्वेनोमीटर। विद्युत धारा मापने का यंत्र एमीटर। और वोल्टेज मापने तो उसे क्या कहते हैं? वोल्टमीटर। आगे
उच्च शक्ति के विद्युत साधित्र के बाहरी आवरण को घरेलू परिपथ में भू तार से जोड़ना क्या कहलाता है? भू संपर्करण या भू संपर्कित। समान चुंबकीय ध्रुव क्या कहलाते हैं? प्रतिकर्षण करते हैं। और असमान ध्रुव आकर्षित होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है बंद वक्र के समान। आगे स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात के। विद्युत धारा हवाई चालक तार की तरह व्यवहार करती है। चुंबकें जनरेटर कौन से किस प्रकार की धारा उत्पन्न करता है? एसी और डीसी दोनों। अब इसके बाद रिक्त स्थान देखेंगे। विद्युत मोटर के घूमने वाले भाग को क्या कहते हैं? आर्मेचर। एक विद्युत जाननीतर वास्तव में ऊर्जा का रूपांतरण करता है या रूपांतर करने वाली युक्ति होती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न करने के लिए किसी चुंबक तथा कुंडली में परस्पर सापेक्ष गति से उत्पन्न करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? सापेक्ष गति से धारा उत्पन्न करनी होती है। उसके बाद है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करते हैं। अब आगे क्वेश्चन देखो। चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है? तो सदिश राशि है। इसमें परिणाम और दिशा दोनों होती है। उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाले ध्रुव है उत्तरी ध्रुव है। चुंबकीय क्षेत्र से क्या समझते हो? यानी चुंबकीय क्षेत्र क्या है? किसी चुंबक के आसपास के क्षेत्र में चुंबक के आकर्षण या प्रतिकर्षण का प्रभाव जहां दिखाई देता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की आपेक्षिक प्रबलता अधिक कहाँ होती है? चुंबक के ध्रुव पर। मुक्त अवस्था में लटकाने पर चुंबक किस किस दिशा को प्रदर्शित करेगा? उत्तर और दक्षिण को। विद्युत द्वारा बनाए गए चुंबकों को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबक। किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब क्या है? परिनालिका की भी सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाह बंद करने पर क्या होगा? चुंबकीय प्रभाव समाप्त हो जाएगा। तार के फेरों की संख्या पर चुंबकीय शक्ति किस प्रकार निर्भर करती है? संख्या बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र भी या शक्ति भी बढ़ जाती है। उसके आगे देखो एक आधा क्वेश्चन। गैल्वेनोमीटर किसे कहते हैं? गैल्वेनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को संसूचित करता है। उसके बाद है प्रत्यावर्ती धारा। ऐसी विद्युत धारा जो समान समय अंतराल में या समान समय अंतराल के पश्चात दिशा में परिवर्तन कर लेती है प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। चलो बाद में और कभी कंप्लीट क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे आपको। अभी तो रिवीजन चल रहा है। उम्मीद करेंगे आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। चलो धन्यवाद।